हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टडी वेरी वेरी हार्ड एज यू आर सीइंग दिस. ओके, सो इट्स 5K. सो हमें कुछ ना कुछ डिजिटलाइजेशन करना था अपनी लाइफ में, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराना मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ हो जाता था. तो मैंने सोचा अब इस तरीके की हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे. सो टुडे वी आर गोइंग टू डू फेज इक्विलिब्रियम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. ठीक है, जैसे कि हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन ये देख रहे हैं. देखो, ये सारे क्वेश्चन CSI नेट में आए हुए हैं और भी जो पिछली 2 क्लासेस जो कि हमने की है ना, उसी से रिलेट करता है. ठीक है, हम लोग पहले क्वेश्चन करेंगे, फिर यहीं पे मैं सॉल्व करवा दूंगी. ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. ठीक है, हमें ये स्टेटमेंट्स देखनी है कौन कौन सी हैं. For a one component system, the maximum number of phases that can exist in equilibrium is 3. जब हम वन कंपोनेंट सिस्टम करते हैं तो द मैक्सिमम नंबर ऑफ फेजेस दैट कैन एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम इज 3. यस, एब्सोल्युटली करेक्ट. भी 3 जो फेजेस हैं वही इक्विलिब्रियम में हो सकते हैं. 4 पे आते ही डिग्री ऑफ फ्रीडम -1 हो जाती थी, हम लोगों ने देखा ही था. तो इट्स अ परफेक्ट वन, है ना. आ सिस्टम कैन हैव नेगेटिव डिग्री ऑफ फ्रीडम, नहीं हो सकता. कभी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम नेगेटिव नहीं हो सकता. The third point is the number of phases in a system does not depend on the amount of the various substances present in the equilibrium. Perfect. देखो, कोई भी फेज है, ठीक है, जैसे मान लो कि हमने यहाँ पे वाटर ले लिया. ठीक है, तो इट डज नॉट डिपेंड ऑन कि क्या कहते हैं वाटर का अमाउंट कितना है, कि ये 2 ग्राम्स है या हम लीटर्स की बात करें या 2 लीटर, उनके ऊपर थोड़ी ना डिपेंड करता है. मोल्स के ऊपर थोड़ी ना डिपेंड करता है. फेजेस तो इस बात पे डिपेंड करते हैं सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप ऑफ रूल्स किए थे. तो इसके ऊपर तो डिपेंड नहीं करता है. तो अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो यस, ये जो है द फर्स्ट और 3 स्टेटमेंट इज परफेक्ट फॉर आर्स. ठीक है, अब हम लोग इसके ऑप्शंस देखते हैं. तो विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन बिलो इज और आर करेक्ट. हमें करेक्ट ही बताना था. तो 1 and 3 इज करेक्ट. तो 1 and 3, 1, 3, 2 and 3. देखो 2 तो है ही नहीं, तो 2 तो पूरी तरीके से अपना चला जाएगा. 1 भी करेक्ट है, 3 भी करेक्ट है. तो वेयर आंसर्स है 1 and 3. तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 and 3. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. जैसे जो ये है, सेकेंड क्वेश्चन इज फॉर अ प्योर सब्सटेंस द ट्रिपल पॉइंट इन अ प्योर सब्सटेंस. एक्चुअली ना थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया था, इसलिए बाद में मैंने PDF की फोटोज ही डाली. थोड़ा सा नया है मिले तो मुझे समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा. ये एक्चुअली ये लाइन नहीं है, दिस लाइन इज नॉट देयर. फॉर अ प्योर सब्सटेंस द ट्रिपल पॉइंट इन अ फेज डायग्राम हैज. ट्रिपल पॉइंट पे आपकी कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं? हमें पता है ट्रिपल पॉइंट पे 0 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है. मैंने आपको पहले ही याद करवाया था. तो हमारा होता है 2, 1 and 0. ठीक है, तो 0 होता है ट्रिपल पॉइंट पे, ये होता है कर्व पे, ये होता है एरिया पे. तो हमारा ट्रिपल पॉइंट पे वी हैव 0, तो आंसर विल बी 0 डिग्री ऑफ फ्रीडम. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, अभी जैसे ये क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा सा इसको जूम कर लेती हूँ मैं. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. 32 है. मैंने प्रीवियस ईयर की जो ये PDF है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी. आप वहाँ से प्रिंट आउट निकाल के रख सकते हैं आपके पास. ठीक है, तो देखो इसके लिए क्या है, फेस डायग्राम ऑफ अ कंपाउंड. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम इंपॉर्टेंट लिखेंगे. वैसे भी ये नेट जून 2016 में आया, तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है, फेस डायग्राम ऑफ अ कंपाउंड इज शोन बिलो. आपको ये ना फेस डायग्राम पहले से दिखाया हुआ है. ठीक है, और अगर मैं द स्लोप्स ऑफ द लाइन्स OA, AC, AB, सबकी मतलब इन सबकी स्लोप्स दे रखी हैं. OA की स्लोप दे रखी है आपको, AC की स्लोप दे रखी है आपको, और AB की भी स्लोप दे रखी है आपको. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. इफ मेल्टिंग पॉइंट एंड डेल्टा H, इफ मेल्टिंग पॉइंट and delta H melting are 300 Kelvin and 3 kilojoule per mole. मतलब मेल्टिंग पॉइंट और डेल्टा H आपको दे रखा है. ठीक है, ये आपको दे रखा है रिस्पेक्टिवली. द चेंज इन द वॉल्यूम ऑन मेल्टिंग इज, मतलब हमें डेल्टा B निकाला. हमारा क्या फॉर्मूला होता था, देखो dP/dt इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन T डेल्टा V. ठीक है, मैंने ये भी बोला था कि दिस इज आवर स्लोप. ये हमारा क्या होता है, स्लोप होता है. ये मैंने आपको पहले बताया था, क्योंकि जब हमें डायग्राम ड्रॉ करते हैं, जब भी फेज का डायग्राम ड्रॉ करते हैं, जैसे कि हम मान लो वाटर के लिए ड्रॉ करते हैं, तो ये इस तरीके का ड्रॉ होता है. यहाँ पे हमारा प्रेशर होता है, यहाँ टेम्परेचर होता है, और हमें पता है जो स्लोप होता है वो y एक्सिस अपॉन x एक्सिस, y² माइनस y1 अपॉन
एक्स स्क्वायर माइनस x1, ये हमारा क्या होता है, स्लोप होता है। ठीक है, थोड़ी सी हैंड राइटिंग में भी गंदी हो बट थोड़ी थोड़ी इम्प्रूव हो जाएगी धीरे धीरे। ये हमारा स्लोप होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मतलब dp बाई डी टी इज आर स्लोप, क्योंकि ये p2 माइनस p1 है, ये t2 माइनस t1 है। ठीक है, दिस इज आर स्लोप। तो हमारे को बस क्या करना है, हमको डेल्टा वी निकालना है। ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट डेल्टा वी। तो अभी हम लोग एक बार मैं फिर से इसको दिखाती हूँ आपको। तो डेल्टा वी अगर हमारे को निकालना है तो कैसे करेंगे। ठीक है, अब मेन बात है कि स्लोप हमें तीनों दे रखी है, हमें ये देखना है कि इनमें से कौन सी स्लोप हम लेंगे, ओ ए लेंगे, ए सी की वैल्यू लेंगे कि ए बी की वैल्यू लेंगे। देखो, जब हम इस चीज़ की बात कर रहे होते हैं ना, अच्छा मेल्टिंग पॉइंट बोला है, मेल्टिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग कब होगा हमें पता है, यहाँ पे तो हमारा होता है सॉलिड, ये होता है लिक्विड एंड दिस इज आ वेपर, ये हमारा होता है वेपर। तो सॉलिड टू लिक्विड मतलब ये वाला पार्ट होगा मेल्टिंग वाला पॉइंट, है ना, ये तो सॉलिड टू वेपर वाला पॉइंट है, तो मतलब सॉलिड से वेपर मतलब सब्लिमेशन, और ये वाला है लिक्विड टू वेपर वाला। ठीक है, तो ये वाला तो लिक्विफिकेशन वाला पॉइंट हो गया, यही हमारा होगा सॉलिड टू लिक्विड विल बी वेपर। मतलब हम ए ओ बी वाला पॉइंट लेंगे, ए बी की वैल्यू मतलब पाई बाय 3, मतलब यहाँ पे हम लिख देंगे tan पाई बाय 3 इज इक्वल टू डेल्टा एच बाय में टी डेल्टा वी। अब बहुत बस कुछ नहीं करना, अब हमारा आंसर आ गया। मेन बात इन्होंने इसीलिए घुमाया था कि आप कौन सी वैल्यू लेने वाले हो, पाई बाय 4 ले रहे हो, पाई बाय 6 लेने वाले हो या पाई बाय 3 लेने हो। हमने करेक्ट वैल्यू ले ली है पाई बाय 3। अब हम लोग डेल्टा एच की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर। ठीक है, सारी वैल्यूज पुट करते हैं। tan पाई बाय 3 इज इक्वल टू डेल्टा एच की वैल्यू हमको दे रखी है, इफ मेल्टिंग पॉइंट एंड डेल्टा एच आर 300 केल्विन एंड ये दे रखी है 3 किलो जूल पर मोल। तो हम इसको जूल्स में कन्वर्ट कर लेंगे 10 टू द पावर 3, और यहाँ पे वी हैव 300 केल्विन इज द टेम्परेचर इनटू डेल्टा वी। ठीक है, तो थोड़ा सा ऊपर मैं मूव कर लेती हूँ। ठीक है, इसके बाद हमारा को निकालना है डेल्टा वी इज इक्वल टू, अब देखो ये 3 इंटू 100 अपॉन 300। ठीक है, ये 2 0 करके, तो यहाँ पे हमारा पास आ गया वी हैव 30, है ना, ओ 1 भी कट गया, दैट वी गेट 10, है ना। तो यहाँ पे हो गया 10, और यहाँ पे ये tan पाई बाई 3 यहाँ पे आ जाएगा, tan पाई बाई 3। अच्छा ये बताओ 1 बाई tan पाई बाई 3 को मतलब इंटू में इसको लिख देंगे हम 10 इंटू 1 बाई tan पाई बाई 3। अच्छा ये बताओ इसको हम कॉट लिख सकते हैं ना, तो ये हम लिख देंगे इज इक्वल टू 10 इंटू कॉट पाई बाई 3। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर डेल्टा वी। तो अब नीचे आते हैं, अपने स्क्रॉल डाउन करते हैं, क्या ऐसा कुछ क्वेश्चन आंसर है 10 कॉट पाई बाय 3। यस वी हैव आंसर, दिस इज आंसर नंबर 3। तो ये हमारा जो है वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके अब हम लोग मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अभी इसको मुझे I have to erase it. Okay, 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 okay. Okay, 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 okay. Okay. तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉर a one component system, the maximum number of phases that can exist in equilibrium। क्या तो मैंने कर ही दिया। ओके देखो फिफ्थ वाला क्वेश्चन मैंने अभी जो नोट किया था तो वो हो गया था, फिफ्थ तो हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग सिक्स्थ पे मूव करते हैं। व्हाट आर द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स एंड नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इन। इसके अंदर हमको दो चीज़ें बतानी है। देखो हमको बताना है कंपोनेंट और हमको बताना है डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो देखो कंपोनेंट निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग कंपोनेंट निकालते हैं। कंपोनेंट में कुछ नहीं करना होता है, जितने कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं सब लिख दो 1 2 3 4। तो ये हो गए 4। इक्विलिब्रियम है -1 इज इक्वल टू 3, मतलब कंपोनेंट तो आ गए मेरे 3। डिग्री ऑफ
फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हमारे को फॉर्मूला हमारे को पता होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 2। कुछ भी चीज़ कांस्टेंट नहीं देखी तो हम रिड्यूस फेज फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, यहाँ पे नॉर्मल डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखो सॉलिड को हम अलग कैलकुलेट करते हैं फेजेस, क्योंकि हमारे को फेज हमारे को पता होना चाहिए कि फेज कितना है। देखो फेज कितने हैं यहाँ पे, 1 सॉलिड तो अलग काउंट करते हैं, 1 and 2 सॉलिड को हम लोग अलग काउंट करते हैं, तो 1 and 2। अच्छा यहाँ पे ना ये गैस है, ठीक, तो ये 1 and 2 और गैस की वजह से 3, तो यहाँ पे फेजेस आ जाएंगे हमारे 3। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 3 माइनस 3 प्लस 2, ठीक है। अब 3 से 3 काट दो इज इक्वल टू 2, तो हमारा आंसर जाएगा 3,2 कौन सा है, ये है S, तो हमारा आंसर हो जाएगा 6 का A, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भी मैंने करा दिया, फॉर अ प्योर सब्सटेंस द ट्रिपल पॉइंट इज, ठीक है। सल्फर कैन एग्जिस्ट इन 4 फेजेस, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी हमने अभी सल्फर का डायग्राम करके आए हैं पिछले क्लास में। सल्फर कैन एग्जिस्ट इन 4 फेजेस, द पॉसिबल नंबर ऑफ ट्रिपल पॉइंट इज, कि कितने ट्रिपल पॉइंट वहाँ पे पॉसिबल होते हैं। और मैंने तब बताया भी था कि अगर आपसे मेटा स्टेबल पूछेगा तब तो आप 1 कहेंगे, स्टेबल ट्रिपल पॉइंट्स बोलेगा तो आप जो है 3 कहेंगे, बट अगर आपसे ट्रिपल पॉइंट बोल दिया तो आप आंसर बोलेंगे 4, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 4। करता है in a system when the chemical potential of each component is the same for all the phases, the equilibrium is said to be composition equilibrium बोलते हैं इसको। जब भी हम केमिकल पोटेंशियल की बात करते हैं तो हम composition equilibrium की बात करते हैं, ठीक है। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। देखो ये वाला क्वेश्चन 28th क्वेश्चन मैंने अपनी सेकंड क्लास के अंदर कराया, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 29, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। A pure substance can exist in a several different phases A, B and C. Its partial phase diagram is shown। आपको ना फेज डायग्राम दे रखा है, टिफर में आया ये क्वेश्चन। Which of the following statement is correct about the above diagram? इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, देखो आपको करेक्ट बताना है, मतलब कि ऑब्वियसली बहुत सारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स होंगी। द डायग्राम इज करेक्ट इन ऑल रिस्पेक्ट, क्या ये जो डायग्राम है वो करेक्ट है, आप एक बार बताओ। देखो आप इस पॉइंट को देखना जरा, है ना, यहाँ पे हमारा जो ये गामा पॉइंट है ना, यहाँ पे एक फेज ये, एक फेज ये, एक फेज ये, एक फेज, 4 फेजेस आर इन इक्विलिब्रियम। क्या ऐसा कभी कोई पॉइंट हो सकता है जिसमें 4 फेजेस इक्विलिब्रियम में हो, तो ये नहीं हो सकता है, तो डायग्राम तो कभी भी करेक्ट नहीं होगा, मतलब ये स्टेट हमारे को तो करेक्ट बतानी है, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। द डायग्राम इज रॉन्ग एज इट हैज़ मोर देन 1 ट्रिपल पॉइंट। देखो ये डायग्राम इसलिए गलत है क्योंकि इसमें बहुत सारे ट्रिपल पॉइंट, देखो ट्रिपल पॉइंट्स तो कितने भी हो सकता है, तो ये बात भी गलत है। A phase diagram cannot have island such as D, ये D जैसा आइलैंड नहीं होना चाहिए, तो हो सकता है अभी हमने सल्फर का देखा तो D जैसा आइलैंड भी हो सकता है, तो ये बात भी गलत कही उन्होंने। द पॉइंट गामा कैन नॉट बी प्रेजेंट इन एनी फेज डायग्राम, इस जो ये गामा वाला पॉइंट बना जिसमें हमारे 4 फेजेस इक्विलिब्रियम में आ रहे थे, ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता। दिस इज द परफेक्ट, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट, तो आंसर डी विल बी करेक्ट, ठीक है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हम क्वेश्चन करेंगे इसमें, देखो इसमें ना कुछ मिक्स भी हैं, जैसे हम 23 कर सकते हैं, 24 भी कर सकते हैं, ठीक है, बहुत आराम से कर सकते हैं। चलो करते हैं। द लोएस्ट प्रेशर एट विच द लिक्विड फेज ऑफ प्योर सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट इज नोन एज क्रिटिकल पॉइंट प्रेशर। सिंपल सी बात है कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जहाँ पे वो लिक्विड एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि उसके अबव जाके तो वो नहीं एग्जिस्ट करने वाला है ना। The lowest pressure at which the liquid phase of a pure substance can exist is called critical point pressure. So answer will be A. अब आते हैं ये, और ना 26th क्वेश्चन भी अच्छा था एक्चुअली, इसके मुझे लग रहा है ऑप्शंस नहीं हुए, कोई नहीं, नेक्स्ट क्लास में कभी करवा देंगे। पर इसके अंदर भी कुछ भी नहीं था, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इसमें मुझे जहाँ तक लग रहा है कि अगर हम 26 को देखें, द फेज डायग्राम ऑफ ए प्योर सब्सटेंस स्केच बिलो, आपको ये डायग्राम दे रखा था, बस आपको पता है क्या पूछा था इसमें, मुझे लग रहा है इसमें ना डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछा था कि P पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, P2 पे कितना है, P3 पे कितना है। देखो P1 क्या है, एरिया है, एरिया पे 2, कर्व पे 1 और ये ट्रिपल पॉइंट पे 0, तो आंसर विल बी 2, 1 एंड 0, क्योंकि अगर आपके पास PDF होगी तो आप लगा सकते हो 2, 1 एंड 0 विल बी द आंसर।
24th करते हैं। A certain substance is known to exist in 4 phases. 4 phases में which of the following is definitely not the phase diagram? इनमें से कौन सा phase diagram तो पक्का पक्का नहीं होने वाला है। अगर हम देखें तो this will not be at all। क्यों? क्योंकि 4 पॉइंट्स का 4 फेजेस कभी भी एक पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं करते। देखो ये क्वेश्चन कितने बार आ चुका है, बहुत बार आ चुका है ना। तो आंसर विल बी सी, मतलब अ सब्सटेंस जो कि इज नोन टू, मतलब 4 फेजेस हो सकते हैं बट 4 फेजेस एक ही पॉइंट पे आके मिल नहीं सकते हैं, दैट इज द मेन थिंग। चलो काफ़ी क्वेश्चंस कर लिया अब हमने। अब ना आगे की मूव करते हैं अपनी क्लास की तरफ। देखो हमारा जो है 1 कंपोनेंट सिस्टम वी हैव डन, है ना, हमने एक कंपोनेंट सिस्टम तो कर लिया था। अब हमारे को करना है आज से वी हैव टू डू इट्स 2 कंपोनेंट सिस्टम। हमको आज से करना है 2 कंपोनेंट सिस्टम, ठीक है। अगर हम 2 कंपोनेंट सिस्टम की बात करें, हमारे को देखो अगर हम 2 कंपोनेंट सिस्टम, हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है c माइनस पी प्लस 2, ठीक है। तो f इज इक्वल टू 2 कंपोनेंट मतलब 2 माइनस, अब हम ये देखेंगे कि फेजेस की मिनिमम वैल्यू में क्या रखूं, तो f इज इक्वल टू 2 to 4 माइनस पी। हमें पता है मिनिमम फेज की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं 1। क्यों? क्योंकि ज़ीरो तो हम कर ही नहीं सकते, ज़ीरो तो हम कर ही नहीं सकते। अगर ज़ीरो करेंगे तो हम स्टडी ही क्या कर रहे हैं, अगर हमारे पे कोई फेज़ नहीं है तो क्या कर रहे हैं, तो हम ए 1 वैल्यू तो वी डेफिनेटली वी पुट कि मिनिमम तो 1 होनी चाहिए। तो अगर मैं इसको मैं 1 कर दूं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा आ जाएगा 3, ठीक है। मतलब फॉर 2 कंपोनेंट सिस्टम हम लिखेंगे फॉर 2 कंपोनेंट सिस्टम डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है मेरा आ रहा है 3। मीन्स टू डिस्क्राइब 2 कंपोनेंट सिस्टम, टू डिस्क्राइब 2 कंपोनेंट सिस्टम, 2 कंपोनेंट सिस्टम we need 3 वेरिएबल्स। हमारे को 3 वेरिएंट्स चाहिए, 3 वेरिएंट्स, हमारे को 3 वेरिएंट्स चाहिए। अब 3 वेरिएंट्स क्या क्या हो सकते हैं? 3 वेरिएंट्स ऐसे मान लो टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया और मान लो वॉल्यूम हो गया। दूसरे कलर ले लेते हैं, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया। इवन वी कैन टेक टेम्परेचर, प्रेशर और कॉम्पोजिशन भी ली जा सकता है, ठीक है। और हमारा क्या कहते हैं, मतलब इन तीनों में से कुछ भी ऐसा ले सकते हैं, ठीक है। कोई भी आपस में कॉम्बिनेशन बना के हम ले सकते हैं। बट द प्रॉब्लम इज कि हम जो डायग्राम ड्रॉ करते हैं वो 2 डिग्री होता है। जैसे हमने प्रेशर और टेम्परेचर के साथ किया था तो इट इज़ अ 2 डिग्री टाइप ऑफ डायग्राम। तो 3 वेरिएबल्स को 2 डिग्री में, मतलब 3 वेरिएबल्स को 2 डिग्री में 2D डायग्राम में ड्रॉ करना इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं किसी एक कंपोनेंट को, हम इन तीनों में से यहाँ पे एक कंपोनेंट को किसी भी एक कंपोनेंट को कांस्टेंट मान लें, किसी को भी हम कांस्टेंट मान लें। तो हम जब ना लैब्स में एक्सपेरिमेंट करते हैं, जब लैब्स में हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं तो नॉर्मली प्रेशर आपने देखा होगा हम 1 atm मान के चलते हैं, प्रेशर को 1 atm मान के चलते हैं, उसको कांस्टेंट मान के चलते हैं। तो यहाँ पे भी हम वही करने वाले हैं। हम यहाँ पे प्रेशर को मतलब अब यहाँ पे हम एक 9 लिखेंगे फॉर 2 कंपोनेंट सिस्टम, फॉर 2 कंपोनेंट सिस्टम हम जो है प्रेशर को कांस्टेंट मान लेंगे, प्रेशर को कांस्टेंट मान के चलेंगे 2 कंपोनेंट सिस्टम में। तो अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट मान के चलेंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो C माइनस पी प्लस 2 होता था। और मैंने कहा जब भी कांस्टेंट होगा आप माइनस कर दोगे एक चीज़, ठीक है। तो -1, तो यहाँ पे ये हो जाएगा F इज इक्वल टू C माइनस पी प्लस 1, ठीक है। अगर ये ले तो दिस इज द मेन फॉर्मूला एंड दिस इज कॉल्ड रिड्यूस्ड प्रेशर फॉर्मूला, रिड्यूस्ड प्रेशर फॉर्मूला। क्योंकि यहाँ पे प्रेशर को आपने फॉर्मूला F, आई एम नॉट ओके,
ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे रिड्यूस्ड प्रेशर फॉर्मूला, इसको हम बोलेंगे रिड्यूस्ड प्रेशर फॉर्मूला, क्योंकि हमने प्रेशर को कांस्टेंट किया है। अदरवाइज इसी का दूसरा नाम है रिड्यूस्ड फेज फॉर्मूला, रिड्यूस्ड फेज फॉर्मूला, इसी को हम बोलते हैं रिड्यूस्ड फेज फॉर्मूला। ठीक है, चलो इतनी सी बातें तो हमारे को समझ में आ गई। अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि हमें यहाँ पे ना 3 चीज़ें पढ़नी हैं। एक तो मेरे को पढ़ना है यूटैक्टिक मिक्सचर, ठीक है, 2 कंपोनेंट सिस्टम में मुझे 2-3 चीज़ें को, हैंडराइटिंग थोड़ी सी मेरी अभी नया नया है ना, यूटैक्टिक मिक्सचर पढ़ना है, कॉन्गुरेंट मेल्टिंग पॉइंट पढ़ना है, कॉन्गुरेंट मेल्टिंग पॉइंट पढ़ना है, और इनकॉन्गुरेंट मेल्टिंग पॉइंट को पढ़ना है, इनकॉन्गुरेंट मेल्टिंग पॉइंट। तो ना सबसे पहले इनको मैंने इन शॉर्ट समझाती हूँ एक बार, थोड़ा सा ना मज़ा आएगा अगर हमें इन शॉर्ट चीज़ें पता होगी। देखो यूटैक्टिक मिक्सचर क्या होता है, मैं सिंपल तरीके से बता रही हूँ। देखो इन तीनों में हम कंपाउंड की फॉर्मेशन करेंगे, इन तीनों में हम कंपाउंड की फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। अब इस सब में कंपाउंड बन रहा है, इसमें ए और बी आपस में मिलेंगे, कंपाउंड की फॉर्मेशन बनाएंगे, जैसे ए बी बन गया फॉर एग्जांपल। यहाँ पे भी कुछ ना कुछ ऐसा होगा, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ ऐसा होगा, सम कंपाउंड विल बी डेफिनेटली इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड, ठीक है। अब बस इसका कंक्लूजन निकालते हैं। अगर जो मतलब कंपाउंड नहीं बना, मैंने बोला ए यहाँ से आया, बी यहाँ से आया, बट उन्होंने कोई कंपाउंड नहीं बनाया, पर अगर मेल्टिंग पॉइंट बस उस पर्टिकुलर जो भी मिक्सचर बना उसका मेल्टिंग पॉइंट बस कम हो गया, तो उसे बोलते हैं यूटैक्टिक मिक्सचर। अब कंपाउंड की फॉर्मेशन हो गई और एक स्टेबल कंपाउंड की फॉर्मेशन हो गई, एक स्टेबल कंपाउंड की फॉर्मेशन हो गई, स्टेबल कंपाउंड की फॉर्मेशन हो गई है। मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, कोई भी इन दोनों में से कोई भी बात हो सकती है, तो उसे बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट। अब अनस्टेबल कंपाउंड की फॉर्मेशन हो, अनस्टेबल कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाए तो उसे बोलते हैं इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट। मैं आपको बताऊं, एट लास्ट हमको सिर्फ इतना सी बातें समझनी है, उसके बाद हमारा सब काम हो जाएगा, क्योंकि हमें ना कंक्लूजन निकालना है। तो यूटैक्टिक मिक्सचर में जब भी दो ए और बी कंबाइन करेंगे, कोई भी कंपाउंड नहीं बनेगा, नो कंपाउंड, बस ये होगा कि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो पक्का डिक्रीज होगा इन दोनों से। यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट में वी विल गेट अ स्टेबल कंपाउंड, उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो ज़्यादा हो सकता है, स्टेबल कंपाउंड बनेगा। इनकॉन्ग्रुएंट में हमको एक अनस्टेबल कंपाउंड की फॉर्मेशन हो रही है, ये हमारा पक्का है। तो आज की क्लास में अब हम लोग फर्दर करने वाले हैं यूटैक्टिक मिक्सचर के बारे में, अब हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। यूटैक्टिक मिक्सचर, देखो इसी से क्वेश्चंस आते हैं हमारा, एक्चुअली आता क्या है, यूटैक्टिक मिक्सचर से क्वेश्चन आता है और आपको ना डायग्राम बनाने के लिए दे देते हैं, ये है ए, ये है बी और ये है, तो हमें ना बस 2-3 बातें जो बहुत अच्छे से समझनी है। अब ये सिर्फ मैं एक बात बता रही हूँ कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास लिक्विड ए है, एक बार 1-2 पॉइंट्स को समझते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये हमारा लिक्विड ए है। अब ही हमने क्या किया, यहाँ पे मान लो ये हमारा रूम टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको हमने टेम्परेचर को लो करना शुरू किया, ठंडा करना शुरू किया, तो होगा क्या, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी। थोड़ा सा मेरे से अच्छा नहीं बन रहा, आप लोग स्ट्रेट बनाना। फिर उसके बाद ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा। अब बताते हैं कि इसमें क्या क्या था। देखो यहाँ पे तो लिक्विड ए था, आपने उसको ठंडा करना शुरू किया, मान लो ये हम ना वाटर की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग वाटर की बात कर रहे हैं, तो जब हम वाटर की बात करेंगे हमें पता है 25 डिग्री पे तो लिक्विड फॉर्म में रहेगा, आपने अब उस टेम्परेचर को लो करना शुरू किया, मान लो ये हमारा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इस पॉइंट पे आके वो सॉलिड बनना स्टार्ट होगा, ठीक है, सॉलिड बनना स्टार्ट होगा। कुछ तो टाइम उसको ऐसा लगेगा जब वो पूरी तरीके से सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कूलिंग ऑफ लिक्विड, कूलिंग ऑफ लिक्विड, ठीक है। यहाँ पे आपका सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट्स,
मतलब यहाँ पे तो सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हुआ है, सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट्स। यहाँ पे एक इतना उसको पर्टिकुलर, यहाँ पे मान लो ये दिस इज अ टाइम है ना, यहाँ पे टाइम एंड वी हैव अ टेम्परेचर ओवर हियर। अब उसे यहाँ पे इतना कुछ टाइम लगेगा, एक सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हुई है और यहाँ पे सॉलिडिफिकेशन एंड्स। अब एक बड़ा बड़ा नोट लिखेंगे, सॉलिडिफिकेशन एंड। अब देखो यहाँ पे लिक्विड से सॉलिड था, ये इसको सिर्फ सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हुई थी, सॉलिडिफिकेशन एंड हुई थी, मतलब थोड़ा सा मिक्सचर ऑफ लिक्विड और थोड़ा सा सॉलिड है। तो इतने से पार्ट को हम बोलते हैं फेज ट्रांजिशन, मतलब फेज का ट्रांजिशन हो रहा है, फेज ट्रांजिशन। और जब फेज का ट्रांजिशन होता है ना, तब टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है। वेरी इंपॉर्टेंट बात, टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहता है, प्रेशर भी कांस्टेंट रहता है। इस बात को बहुत अच्छे से नोट करेंगे, क्योंकि ये बात पेपर में आ चुकी है CSIR नेट में, कि जब भी फेज ट्रांजिशन होता है तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट होता है और प्रेशर भी आपका कांस्टेंट होता है। मतलब इट इज ए आइसोथर्मल एज वेल एज आइसोबैरिक। क्वेश्चन आया था कि फेज डायग्राम जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो ये आपके प्रीवियस ईयर में मिलेगा। तो इट इज आइसोथर्मल एंड आइसोबैरिक। तो यहाँ पे सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट, हियर द सॉलिडिफिकेशन एंड्स। यहाँ पे हमारी सॉलिडिफिकेशन एंड हो गई। अब यहाँ पे अभी क्या होगा, फर्द अब तो सॉलिड हो चुका है, अब यहाँ पे सिर्फ ओनली एंड ओनली कूलिंग होगी। जो भी हमारी आइस है वो सिर्फ कूलिंग हो रही है, कूलिंग ऑफ सॉलिड, कूलिंग ऑफ सॉलिड। सिर्फ सॉलिड हमारा कूल हो रहा है, कूलिंग ऑफ सॉलिड, हमारा सिर्फ कूलिंग हो रहा है सॉलिड का, ठीक है। इसे हम बोलते हैं कूलिंग कर्व ऑफ वन कंपोनेंट सिस्टम। आपने एक को करके दिखाया, अब हम दो को करेंगे, कूलिंग का वो वन कंपोनेंट सिस्टम। अब हम दो को लेंगे साथ में, ठीक है। अब हम टू कंपोनेंट सिस्टम की बात करते हैं। तो उससे पहले एक चीज लिखेंगे, नाउ वी विल टेक, लिखेंगे नाउ वी विल टेक, नाउ वी विल टेक टू कंपोनेंट सिस्टम। अब हम लोग टू कंपोनेंट सिस्टम लेने वाले हैं, ठीक है। मतलब A भी है और आपका B भी है। अच्छा, इससे पहले एक चीज़ और मेरे को बतानी है। एक होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जब हम लोग 12th में पढ़ रहे होते थे ना, तो हम करते थे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है कि जैसे मान लो A है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। बट अगर आपने इसमें कोई इम्प्योरिटी डाल दी या कोई और लिक्विड डाल दिया, मतलब B आपने ऐड कर दिया, तो इसका जो ये फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री ना रह के 5 डिग्रीज हो जाएगा और लो कर जाएगा, मतलब, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है ना, ठीक है, दिस इज कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इस चीज को हम यहाँ पे भी नोट करेंगे कि जब दो लिक्विड आपस में मिल रहे हैं ना, दो लिक्विड्स आपस में मिल रहे हैं, तो इनका जो है, जो भी फ्रीजिंग पॉइंट है वो जो होता है वो लो हो जाता है। इसी को हम लोग टू कंपोनेंट सिस्टम के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। चलो अब हम करते हैं। अभी मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं दो लिक्विड्स ले रही हूँ। अभी तो मैंने एक लिया था ना, अब मैं A और B ले रही हूँ। मान लो ये भी टेम्परेचर है यहाँ पे इन, और अब मान लेते हैं एक और चीज़ मान के चलेंगे। मान लेते हैं A का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है और B का फ्रीजिंग पॉइंट है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब 20 पे A फ्रीज करेगा, 10 पे B फ्रीज करेगा, और ये मान लेते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि हमारा है रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ पे तो लिक्विड A एंड B है, इट इज आर लिक्विड A एंड B। अब यहाँ से हम यहाँ पे गए, ठीक है। अब मान लेते हैं दिस इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड दिस इज 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। अब जैसे ही 20 डिग्री आएगा, क्योंकि A का 20 डिग्री हमारा टेम्परेचर है, तो ये सॉलिड होना शुरू हो जाएगा, मतलब सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाएगा। बट जैसे हम यहाँ पे ऐसे बनाते थे ना, अब यहाँ ऐसे नहीं बनेगा। अब हमारा ये यहाँ ऐसे नहीं बनेगा, यहाँ पे थोड़ा कर्व आएगा ऐसा, इसके बाद कांस्टेंट एंड इसके बाद ऐसे। अब बताते हैं
यहाँ पे क्योंकि वी हैव बी ऑल्सो ना, इस पॉइंट पे वी हैव बी ऑल्सो, ए तो सॉलिड होना शुरू हो गया, बिल्कुल परफेक्ट बात है, ए तो यहाँ पे सॉलिड होना शुरू किया, पर बी भी है, जिसकी वजह से हम कांस्टेंट कर्व नहीं दिखा सकते हैं, तो थोड़ा सा ये दिखाएंगे। यहाँ पे ए सॉलिड होना स्टार्ट हुआ, ए स्टार्ट्स सॉलिडिफाई, मतलब सॉलिडिफाई होना शुरू कर गया। सॉलिडिफाई होते 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 यहाँ पे तो वो एंड कर गया। तो ए की जो सॉलिडिफिकेशन थी, ए सॉलिडिफिकेशन एंड्स, यहाँ पे एंड्स हो गई। यहाँ पे जो 10 डिग्री आते ही बी ने स्टार्ट कर दिया सॉलिडिफाई होना, बी स्टार्ट्स, और यहाँ पे बी की जो सॉलिडिफिकेशन है वो हो गई एंड्स। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ओनली कूलिंग ऑफ सॉलिड, तो ये हो गए हमारे 2 कंपोनेंट सिस्टम के लिए। ठीक है, तो ऐसा सा अब हमने डायग्राम करना है इन दोनों को मिला के, जो कि हम यूटैक्टिक मिक्सचर करेंगे, जो कि हमें अब फर्दर जी पढ़ना है। ठीक है, तो ये समझ तो आया ना आप लोगों को। मतलब यहाँ पे क्या था, क्योंकि 20 डिग्री पे ए हमारा सॉलिडिफाई हो रहा था, तो वो सॉलिडिफाई होना शुरू किया। 10 पे हमारा बी ने स्टार्ट किया हमारा सॉलिडिफिकेशन होना। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे बी ने एंड कर दिया, ये कूलिंग ऑफ सॉलिड। हमें ना ये पॉइंट समझ में आने चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। ठीक है, अब हम हेडिंग डालेंगे 2 कंपोनेंट सिस्टम, phase diagram of 2 component system A and B। ठीक है, कैसे बनाएंगे, एक बड़ा सा डायग्राम बनाएंगे, और यहाँ पे क्या होता है, कंपोजिशन होती है। यहाँ पे वी हैव कंपोजिशन, और इधर पे वी हैव टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे भी वी हैव टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये, और एक और बात, जैसे मान लो यहाँ पे वी हैव ए एंड वी हैव बी थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, हमारा बी थोड़ा सा ऊपर है। अब मैं बताती हूँ, देखो यहाँ पे जो ये ड्रॉ करते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट ड्रॉ करते हैं कि ये ए का यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए है। ठीक है, मान लेते हैं ये 60 डिग्री है, और ये मान लेते हैं 80 डिग्रीज है। तो दिस इज अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ B, and this is freezing point of A। ठीक है, अब होता क्या है, ये आना शुरू हुए, यहाँ पे आके, फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे आके मिल गए, इसे बोलते हैं यूटैक्टिक मिक्सचर। क्योंकि कोई भी कंपाउंड की फॉर्मेशन नहीं हुई, पर इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो इन दोनों से कम है। ठीक है, दिस इज यूटैक्टिक मिक्सचर। यहाँ पे हम इसको ऐसे से ज्वाइन कर देंगे। अच्छा, अब आप मुझसे क्वेश्चन पूछोगे कि मैंने ये इधर ही क्यों बनाया, ए के टूवर्ड्स क्यों बनाया, तो इसे बड़ा बड़ा लिखेंगे, यहाँ पे हम बड़ा बड़ा लिखेंगे कि जिसका भी फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, जिसका भी फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, लेस होगा, हम उसके टूवर्ड्स यूटैक्टिक मिक्सचर ड्रॉ करेंगे, उसके टूवर्ड्स, क्योंकि यहाँ पे 60 डिग्री था, ये 80 डिग्री था, तो इसलिए हमने इसके टूवर्ड्स यूटैक्टिक मिक्सचर को ड्रॉ किया है। ठीक है, जिसका भी फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा हम उसके टूवर्ड्स ड्रॉ करेंगे। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वो ये आते हैं, अच्छा ये देखो ये ए है, तो यहाँ पे ए जो है 100% होगा। ठीक है, यहाँ पे मान लो 90 है, 90%, ऑब्वियस यहाँ कम होता जाएगा, ये 80 हो गया, ये 70 हो गया, ये 60, ये 50, ये 40, ये 30, ये 20, ऐसे ये मान लो ये 10 हो गया, और यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, ऑब्वियस ही बात है, ए हमारा 0 हो जाएगा। अब रेड पेन से मैं अगर इसका दिखाऊं, तो ये 100% ऑफ बी है,
यहाँ पे 100% ऑफ ए था, ठीक है। तो ये 100 है, तो ये यहाँ पे 90, ये 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 एंड 10, ठीक है। अब थोड़ा सा अगर मैं, चलो ये मान लेते, कुछ नहीं होता, ये जो पॉइंट है फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमको यूटेक्टिक मिक्सचर मिल रहा है। अब क्वेश्चन पता क्या आता है, क्वेश्चन आपसे कैसे भी पूछ सकते हैं कि मान लो इस पॉइंट को बुला दिया कि 30, आपका 30% ऑफ ए है, आप बता दो कहाँ पे क्या है, जो ये नहीं बोलेंगे। अच्छा, अब हमारे को ये जानना है कि इन एरियाज में हमारे को क्या क्या चीज़ें हैं। ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे इस एरिया में हमेशा लिक्विड होगा, लिक्विड ऑफ ए प्लस लिक्विड ऑफ बी, ठीक है। यहाँ पे क्या रहेगा, इस कर्व में जो रहेगा वही इस कर्व में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहता है आपका सॉलिड ए विद लिक्विड मिक्सचर, ये पूरा मिक्सचर सॉलिड ए प्लस लिक्विड मिक्सचर, लिक्विड मिक्सचर मतलब ए और बी का, और वही इस कर्व पे भी रहेगा, वही इस कर्व पे भी रहेगा। इसी तरीके यहाँ पे क्योंकि ये बी का है ये वाला पॉइंट, तो यहाँ पे क्या रहेगा, सॉलिड बी इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड मिक्सचर, और यही चीज़ आप इसके ऊपर भी लिखेंगे, ठीक है। अब ये है हमारा यूटेक्टिक मिक्सचर, ये हमारा क्या है, यूटेक्टिक मिक्सचर, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं, यहाँ पे हमको क्या क्या मिलता है, सॉलिड ए प्लस सॉलिड बी प्लस लिक्विड मिक्सचर, ये सारे के सारे आपस में इक्विलिब्रियम में होते हैं। अब आते हैं कि यहाँ पे हमें क्या है, और यहाँ पे ये तो एक्चुअली पूरा पॉइंट ही एक जैसा होता है, ये मैंने तो लाइन ड्रॉ कर दी वाली, ऐसे लाइन ड्रॉ नहीं हुई, ये लाइन ड्रॉ नहीं होती, ये पूरा एरिया एक ही माना जाता है, ठीक है। ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, चलो कोई नहीं, इसको ड्रॉ कर देते हैं, ये ठीक है। यहाँ पे वी हैव ऑल द थिंग्स, जैसे कि सॉलिड ए और सॉलिड बी, मतलब पूरा का पूरा सॉलिड ए प्लस सॉलिड बी, मतलब ये पूरा का पूरा हमें यहाँ पे मिलेगा सॉलिड पार्ट। तो आप कंक्लूजन निकालते हैं, सारा कंक्लूजन मैं बताती हूँ, ठीक है। यहाँ पे जब भी यूटेक्टिक मिक्सचर, यहाँ यूटेक्टिक मिक्सचर है ये हमारा, तो इसके नीचे वाला जितना एरिया है यहाँ पे सॉलिड ए एंड सॉलिड बी, यहाँ पे क्योंकि ये सॉलिड ए आ रहा था तो सॉलिड ए एंड लिक्विड मिक्सचर, यहाँ पे बी था तो सॉलिड बी एंड लिक्विड मिक्सचर, यहाँ पे वी हैव ओनली लिक्विड्स हमको यहाँ पे मिलने वाला है। देखो क्लास हो गई बहुत ज़्यादा बड़ी, ठीक है। तो अब इसको ही फर्दर कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, सीधा लॉजिकली करके ख़त्म करेंगे। वैसे तो इतना सा है, एक दो क्वेश्चंस लेंगे इसके, ठीक है। मेन बात होती है ना कि समझाना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इतना सा बात समझ में आई ना, अब 40 मिनट्स की क्लास हो गई है, बहुत बड़ी हो गई है। तो अब हम ना नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। इतना सा एक बार नोट्स बना लो अच्छे से प्रॉपर से, ठीक है, सारे क्वेश्चंस और इनके। अब हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।